मॉर्निंग क्लास। ये आपने फ्यूल सेल स्टडी कर ली थी। फ्यूल सेल की एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहले हम एडवांटेज की बात करते हैं। तो सबसे पहली जो एडवांटेज है वो क्या है, हम एडवांटेज की बात कर रहे हैं। और सबसे पहली एडवांटेज ये है कि लाइफ टाइम आप उसको यूज़ करवा सकते हो। लाइफ टाइम उसका ड्यूरेशन है यूज़ करने का। क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास फ्यूल होगा, जब तक फ्यूल होगा तब तक वो काम करेगी। ठीक है ना। इसका मतलब वो तब तक काम करेगी जब तक उसको रिएक्टेंट सप्लाई रहेगी। रिएक्टेंट सप्लाई ख़त्म हो जाएंगे तो फिर वो काम करना बंद कर देगी। आप दोबारा से उसको सप्लाई दोगे तो वो दोबारा से काम करना शुरू कर देगी। अब दूसरी एडवांटेज पे आते हैं। दूसरी एडवांटेज जो होती है वो होती है कि वहाँ पर कोई भी आपने रिएक्शन देखी होगी। अगर यहाँ पर ये देखो, ध्यान करो, यहाँ पर अब सिर्फ क्या बना था, पानी बना था। जो पानी बना था एज अ बाई प्रोडक्ट, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से मिली, ऑक्सीजन यहाँ से मिली और उन्होंने सिर्फ पानी बनाया है और हमें एनर्जी दी है। तो जो पानी मिला है वो बिल्कुल प्योर है, तो उसे एस्ट्रोनॉट्स पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब ऊपर जाते हैं ना स्पेस के अंदर, तो एस्ट्रोनॉट्स उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ में इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो बाई प्रोडक्ट निकला है, जो प्रोडक्ट निकला है, वो भी क्या हो गया है, वो भी यूज़ हो गया है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम आते हैं तीसरी चीज़ पर। तीसरी जो होती है वो होती है इसकी एफिशिएंसी। जो फ्यूल सेल्स होते हैं वो बहुत हाईली एफिशिएंट होते हैं। उनकी बहुत एफिशिएंसी एज़ कंपेरिजन टू दूसरी सेल्स के, उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ये कि फ्यूल होने के बावजूद भी इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। हमने फ्यूल सेल बोला है ना। मान लो हमारे पास मीथेन होता तो CO2 निकलती, इथेन होता तो CO2 निकलती, जो पोल्यूट करती इन्वायरमेंट को। बट लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसमें अंदर कोई भी ऐसी गैसेस नहीं निकलती जिससे वजह से पोल्यूशन हो। तो ये बहुत पोल्यूशन फ्री सेल है, ये कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी डिसएडवांटेज की, कि क्या प्रॉब्लम है, इसको हम फिर हर एक जगह पे यूज़ क्यों नहीं कर सकते। डिसएडवांटेज ये है क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, मैंने यहाँ पे बोला था जो इनकी इलेक्ट्रोड्स हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, इनके अंदर प्लैटिनम मिक्स किया जाता है। और प्लैटिनम जो होती हैं बेटा, वो बहुत बहुत कॉस्टली होती हैं। आप ये समझ लो, आपने कभी सुना हो चांदी खरीदी होगी, सोना खरीदा होगा, तो सोने से भी ऊपर महंगी मेटल होती है प्लैटिनम की, सफ़ेद रंग की जो आपको दिखाई देती है। तो वो कितनी महंगी होती है। अगर इतनी महंगी सेल होगी तो उसको हम डेली पर्पज़ में नहीं लेके आ सकते, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली पड़ती है। तो बस इसका यही एक ही एडवांटेज है, इट्स टू एक्सपेंसिव टू यूज़ फॉर डेली पर्पज़, टू एक्सपेंसिव। तो हमारी फ्यूल सेल का डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है कोरोजन। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कोरोजन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कि हिंदी में तो इसे संक्षारण बोलते हैं। होता कुछ नहीं है, कोई मेटल है, मान लो ये मेटल है, जब वो यहाँ पर वायु के संपर्क में आती है, मतलब एयर के संपर्क में आती है, या वाटर के संपर्क में आती है, या किसी और केमिकल के संपर्क में आती है, तो इसके बाहर, इस मेटल के बाहर किसी की ऑक्साइड की परत बन जाती है, किसी में कार्बोनेट की परत बन जाती है। तो आयरन के केस में ऑक्साइड की परत बनती है। हम यहाँ पर आयरन को ही स्टडी करेंगे। तो जो ये कोटिंग बनी है, किसके ऊपर, मेटल के ऊपर, ठीक है, किसी कंपाउंड की, किस वजह से बनी है, या तो उसने एयर से रिएक्ट किया है या वाटर से रिएक्ट किया है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाती है। तो जो लोहा आप ख़रीदते हो, शुरुआत में वो बहुत चमकीला होता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको यूज़ लेके आओगे, वैसे वैसे उसके अंदर एक ब्राउन कलर की कोटिंग होना शुरू हो जाएगी ड्यू टू द कॉन्टैक्ट विद एयर एंड वाटर। दैट्स वाई जो वो मेटल है वो करोड होना शुरू हो जाती है। ड्यू टू दिस कोरोजन जो मेटल जो होती है वो वीकन होना शुरू हो जाती है। दिस वीकनिंग ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, अब बात करते हैं कोरोजन के अंदर होता क्या है। कोरोजन में जब होता है तो बेटा एक स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का निर्माण होता है। क्या होता है, स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनती है। अभी वो सेल कैसे बनती है वो समझो। आपने इतनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ ली हैं तो आपको ये पता चल गया होगा कि एनोड और कैथोड का होना ज़रूरी है, इलेक्ट्रोलाइट का होना ज़रूरी है। तो होता क्या है, हम सबसे पहले आते हैं हम एनोड पर। ठीक है ना। तो एनोड क्या होता है, जो रफ सरफेस होता है, जो रफ सरफेस होता है आयरन का, वो क्या होता है, वो काम करता है एनोड का। ठीक है ना, रफ सरफेस ऑफ आयरन। ठीक है, उसके बाद जो कैथोड होती है वो कौन होता है, कैथोड होता है बेटा स्मूथ सरफेस ऑफ आयरन।
स्मूथ सरफेस ऑफ आयरन। हम क्योंकि आयरन को स्टडी कर रहे हैं तो आयरन के स्मूथ सरफेस होगा वो कैथोड बनेगा, जो रफ सरफेस होता है देखना कभी कभी कहाँ से खुरदरा होता है ना, वो उसका एनोड बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसके बाद जो होता है इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। हम हमेशा बताते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है किसी भी सेल में। तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है H2CO3। वो कैसे बन रहा है वो समझाएंगे आपको। यहाँ पर जो जैसे पानी है, मैं अभी बोल रही थी कि पानी से रिएक्शन होती है ना, पानी और हवा से क्या मिल जाएगी उसे, CO2। जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड पानी मिलते हैं तो क्या बन जाता है, H2CO3। तो जो H2CO3 है ये एक वीक एसिड है। नाम क्या है इसका, कार्बोनिक एसिड। तो ये जो क्या होता है, ये आयन देता है 2H+। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझते हो ना, कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो पाता वो, तो इक्विलिब्रियम बना रहता है उनका। 2H+ और कार्बोनेट आयन दे रहा है। अब आगे हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो इनसे पढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पे ज़रूरी बना रहा है, तो उसी से रिएक्शन फिर प्रोसीड होती हैं आगे। तो उसके बाद हम आते हैं कि एनोड पे क्या होता है। इतने दिन हो गए आपको पढ़ते पढ़ते, समझ में आ गया होगा एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं एनोड की रिएक्शन की, एट एनोड क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, जो हमारा आयरन है, क्योंकि हमारी एनोड क्या है, आयरन का सरफेस ही था जी। आयरन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, Fe+2, और 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर देगा, तो वो आयन बन जाएगा +2 वाला, फेरस आयन बनाया अभी यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम कैथोड की बात करें, ठीक है, तो कैथोड की बात करेंगे तो क्या होगा, एट कैथोड। अब कैथोड पे क्या हो रहा है आयरन सरफेस पे रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन ली है वायु से। बोलते हैं ना पानी का और हवा का दोनों का होना ज़रूरी है। अब कैसे ज़रूरी है, देखो हवा से उसने क्या ली है, ऑक्सीजन। और जो इलेक्ट्रोलाइट बना है किससे बना था, पानी से और CO2 से। इसका मतलब हवा पानी दोनों के मिलने से ये बना था। तो वहाँ से हमें क्या मिल गए, H+, और उसने ले लिए 4 इलेक्ट्रॉन। तो हुआ क्या, ये देखो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ पर गेन हुआ, रिडक्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि हमेशा कैथोड पे क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो ये चल रहा है और ये बन गया हमारा 2H2O। ठीक है, अगर आप ओवरऑल रिएक्शन करना चाहें तो ओवरऑल रिएक्शन करने के लिए जो आपकी पहली इक्वेशन थी आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहली एनोड पे जो रिएक्शन थी उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, और ये हमारे पास आ गया 2Fe+2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये देख लो आप क्या कैंसिल आउट हो रहा है बेटा, सॉरी, जब 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लिए दिए, कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ कैंसिल नहीं होता, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, एनोड पे था 2Fe, 4H+ लिए थे, O2 था, और उसने क्या बना दिया था, 2Fe+2 प्लस में 2H2। ये ओवरऑल रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर जो आयन बने हैं इस वक्त वो फेरस आयन है। हवा में जो मौजूद ऑक्सीजन होती है उससे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होता है, और Fe+2 का फिर से और ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ये कौन सी स्टेट में पहुंच जाएगा, Fe+3 में। एक तो तुम ना ऐसे मत लिखा करो, नोट्स बनाते वक्त तुम ऐसे ही एरो लगा देते। तुमने क्या लिखना है, अभी ये रिएक्शन लिख ली सिर्फ इतनी, उसके बाद नेक्स्ट लिखना है, क्या लिखना है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होने से क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जो इसके पास आयन थे, आयन बने हैं ना अभी, और पानी भी बना है, देखो ध्यान से, पानी लिया, आयन लिए, और हवा से क्या ले ली, ऑक्सीजन। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2O3 प्लस में 4H+, ये बन गया Fe2O3। जंग का फॉर्मूला याद है क्या होता है, Fe2O3 XH2O, तो पानी तो उसके साथ वैसे ही है, तो Fe2O3 हो गया, प्लस में नमी, इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है अटैच हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, रस्ट बन जाएगा, जंग बन जाएगा। तो जंग का फॉर्मूला होता है ये फेरिक ऑक्साइड। तो अब यहाँ पे इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से समझो, देखो यहाँ पे क्या दिखाया है, यहाँ पे देखो ये जो थी क्या थी, बिल्कुल यहाँ पे ये आपके कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये है एनोड की रिएक्शन। ठीक है, एनोड की रिएक्शन हो रही है ना। उसके बाद
वहाँ यहाँ पर क्या होगा, उसने Fe से क्या देना शुरू कर दिया, Fe+2 और 2 इलेक्ट्रॉन, और जो ये Fe+2 हैं ये फिर क्या बना देते हैं लास्ट में सारी रिएक्शन करवा करके Fe2O3। कैथोड की रिएक्शन कहाँ हो रही है, ये रही 4H प्लस O2 गिव्स 2H2O, ठीक है ना। देखो ये हो रही है ना इसके अंदर, तो ये कैथोड की रिएक्शन हो रही है और वो एनोड की रिएक्शन हो रही है, और यहाँ पर रस्ट जो बन गया यहाँ पर बना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये सारी प्रोसेस एक साथ होती है, पहले एनोड की रिएक्शन हुई है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, फिर वहाँ से कैथोड की रिएक्शन हुई है, और फिर उन सब ने इकट्ठा मिलके एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होके क्या बना है, वो रस्ट बना है, ठीक है। तो रस्ट का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। रस्ट का फॉर्मूला, ये सारी रिएक्शन आपने पढ़ लिया। देखो बेटा, एनोड की रिएक्शन पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले, कैथोड की रिएक्शन आपने पढ़ ली, ओवरऑल रिएक्शन पढ़ ली, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन मैंने आपको दिखाया था अभी, ये रहा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन होगी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की। यहाँ पे बन गया क्या, Fe2O3 सॉलिड, ध्यान से देखो S लिखा हुआ है, इसका मतलब सॉलिड है, रस्ट बन चुका है, ठीक है ना। अब ये बात कर रहे हैं कि जो रस्टिंग जिसे बोल रहे हैं हम, देखो ये है आपका रस्ट का फॉर्मूला। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो आपका फॉर्मूला क्या है, Fe2O3XH2O, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, रस्ट। 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत बार आता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम प्रिवेंशन मेथड, कि हम आयरन को जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं। तो प्रिवेंशन मेथड कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या कर सकते हो आप भाई, पेंट लगा सकते हो, पेंट कर सकते हो, ऑयल लगा सकते हो, ग्रीस लगा सकते हो, कोई केमिकल लगा सकते हो। कौन सा केमिकल लगाते हैं, सुना होगा या नहीं सुना होगा पता नहीं आपने, बिस्फिनोल, ठीक है, ये लगा सकते हो, जिसकी वजह से उसको जंग नहीं लगता है। एक और मेथड है जो आप मोस्टली आपने 10th में पढ़ा भी होगा, जिसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, कोटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो जिंक जो होती है उसकी कोटिंग आयरन के ऊपर करवा देते हैं, तो आयरन जो होता है कांटेक्ट में नहीं आता वायु के और नमी के, इस वजह से उसे जंग भी नहीं लगता। उसके बाद आते हैं हम 4th मेथड जो होता है, कई बार तुमने इस नाम को सुना होगा, सेक्रीफाइस करना। तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, क्या मतलब है इसका, पहले तो ये समझो तुम। प्रोटेक्शन का मतलब होता है बचाव, सैक्रिफाइशियल मतलब सैक्रिफाइस किया, सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, बलिदान देना। जैसे किसी मूवी में देखते हैं ना आप, किसी को बचाने के लिए कोई अपनी जान दे देता है, तो उसे क्या कहते हैं कि उसने अपनी जान को निछावर कर दिया, अपना बलिदान दे दिया दूसरे के लिए। तो ये सैक्रिफाइस का मतलब क्या है यहाँ पर ये मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा आयरन का मेटल है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर सक्रियता श्रेणी में कोई उच्च सक्रियता वाली धातु मैं इसके ऊपर लगा दूं या इसके साथ में रख दूं यहाँ पर, ठीक है, तो एनोड की तरह काम कौन करेगा, ये करेगी ज़्यादा वाली रिएक्टिव, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है और ये आयरन जो होगी वो लेस रिएक्टिव होगी। तो एनोड कौन बनेगा, एनोड ऑफ कोर्स जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन इसका होगा ना कि आयरन का, और आयरन का नहीं होगा तो जंग भी नहीं लगेगा। ये बात समझ में आ गई। तो जो ज़्यादा अच्छी मेटल होती हैं, ज़्यादा एक तरीके से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, उनको आगे कर देना, किसको बचाने के लिए, जो हमारी आयरन है उसको बचाने के लिए अगर हम आगे कर देते तो उसे हम बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, या कहीं कहीं पर आपने एनोडिक प्रोटेक्शन भी सुना होगा। उसमें क्या करते हैं, एनोडिक वाले में, एनोडिक बता देती हूँ मैं आपको, होता क्या, जैसे मान लो ये पाइपलाइन है कोई, ठीक है ना, आयरन की पाइप्स होती है ज़्यादातर, तो वहाँ पर इसके साथ अटैच करके एक बॉक्स रख देते हैं, मान लो ये मैग्नीशियम का रख दिया। तो अगर आपको मेरी वो सक्रियता श्रेणी याद हो, क्या थी वो, पढ़ना साइंस मैथ जिल हाई कोर्ट का मैसेज है ना, तो पढ़ना साइंस मैथ में एम क्या था, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम ज़्यादा ऊपर आता है किससे, आयरन से, वो ज़्यादा सक्रिय धातु है, तो इन दोनों में से एनोड कौन बनेगा, मैग्नीशियम। तो धीरे धीरे मैग्नीशियम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसको वो कुछ नहीं होने देगा, आयरन बिल्कुल ठीक अवस्था में रहेगा।
समझ में आ गया, इसे बोलते हैं हम एनोडिक प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर इतने सारे मेथड बताए हैं जिसकी वजह से एक तरीके से क्या कर सकते हैं हम, या तो हम इस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं कि आयरन का जो सरफेस है वो कांटेक्ट में ही ना आए एयर और वाटर के, या दूसरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम ऐसी कोई चीज़ उसके सामने लगा दें ताकि वो जो आयरन है वो अंदर से बची रह जाए और वो जो बाहर जो चीज़ लगाई है वो यूज़ हो जाए या वो ख़राब हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने पढ़ा गैल्वेनाइजेशन, जिसमें हमने जिंक की कोटिंग की थी, और उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, एनोडिक प्रोटेक्शन या सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, जिसके अंदर हमने ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स को एनोड बना दिया था या उसके ऊपर कोटिंग कर दिया था, जिसकी वजह से उसका कोरोजन नहीं हो पाया था आयरन का, ठीक है। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिया, कल हम अलग टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।